भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विपिन बिहारी शर्मा, सहायक आचार्य, आज आपके लिए लेकर आया हूँ एमएड प्रथम सेमेस्टर के विषय शैक्षिक अनुसंधान की विधियों के प्रकरण परिकल्पनाओं का प्रतिपादन, जिसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। परिकल्पनाएं क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, प्रकृति क्या है, विशेषताएं क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। परिकल्पना शोध की प्रक्रिया का द्वितीय सोपान परिकल्पनाओं का प्रतिपादन करना है। परिकल्पना शोध समस्या का संभावित समाधान होता है। वैज्ञानिक शोध की सभी क्रियाओं का नियोजन परिकल्पनाओं की पुष्टि के लिए किया जाता है। समस्या के समाधान तथा प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास परोक्ष रूप में ही होता है, इसलिए एक शोधकर्ता को परिकल्पना का अर्थ तथा प्रकृति समझना आवश्यक होता है। परिकल्पना का अर्थ। परिकल्पना शब्द का अर्थ एक उपकथन से होता है जो समस्या की समाधान की अवधारणा होती है और शोधकर्ता उसकी पुष्टि करने का प्रयास करता है। परिकल्पना के कथन का स्वरूप एक व्याख्या के रूप में होता है जो अवलोकन या सिद्धांतों पर आधारित होता है। जब किसी संभावित सिद्धांत की प्रदत्तों तथा प्रमाणों की आधार पर पुष्टि की जाती है तब उसे परिकल्पना की संज्ञा दी जाती है। शोध की समस्त क्रियाएं परिकल्पना पर केंद्रित होती है। परिकल्पना शोधकर्ता को उत्तेजना प्रदान करती है। परिकल्पना की पुष्टि से शोध के निष्कर्ष निकाले जाते हैं। परिकल्पना को अंग्रेजी में हाइपोथेसिस कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइपो प्लस थीसिस। हाइपो का अर्थ होता है संभावित या जिसकी पुष्टि की जाए। थीसिस का अर्थ होता है समस्या के समाधान का कथन। हाइपोथेसिस का शाब्दिक अर्थ उस संभावित कथन से है जो समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। परिकल्पना ऐसे समाधानों को प्रस्तुत करती है जिसकी पुष्टि प्रदत्तों के आधार पर की जा सके। शब्द हाइपोथेसिस का अन्य अर्थ है। हाइपो का अर्थ है दो या दो से अधिक चरों का सम्मिश्रण। थीसिस का अर्थ है उन चरों की स्थिति को प्रदर्शित करना। यह परिकल्पना का व्यावहारिक अर्थ है। परिकल्पना में कुछ चरों का सम्मिश्रण करके उनकी स्थिति को प्रदर्शित किया जाता है। इस सम्मिश्रण तथा स्थिति की पुष्टि प्रदत्तों या प्रमाणों के आधार पर करना संभव होता है। प्रत्यात्मक तत्वों के संबंध में एक अवधारणा मात्र होती है। यह समस्या का समाधान बड़ी सूझबूझ के साथ प्रतिपादित किया जाता है। परिकल्पना को संभावित समाधान या सिद्धांत भी कहा जाता है। इस कथन को अस्थायी रूप से सही मानकर इसकी पुष्टि का प्रयास किया जाता है। किसी शोध प्रक्रिया के नियोजन के लिए दिशा तथा आधार प्रदान किया जाता है। आइए देखते हैं परिकल्पना की परिभाषाएं। परिकल्पना की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को यहाँ दिया गया है। जेम्स ई ग्रिल्टन के अनुसार परिकल्पना संभावित माना हुआ समस्या का हल होता है जिसकी व्याख्या उस परिस्थिति से निरीक्षण के आधार पर की जा सकती है। लंगवर्ग के अनुसार परिकल्पना एक संभावित सामाजिकरण होता है जिसकी वैधता की जांच की जाती है। इसकी प्राथमिक अवस्था एक काल्पनिक समाधान के रूप में होती है जो बाद में शोध कार्यों का आधार हो जाता है। जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार परिकल्पना एक विचार युक्त कथन है जिसका प्रतिपादन किया जाता है और अस्थायी रूप से सही मान लिया जाता है और निरीक्षण व प्रदत्तों के आधार पर, तथ्यों पर तथा परिस्थितियों के आधार पर व्याख्या की जाती है जो आगे शोध कार्यों को निर्देशन देता है। आर डी क्रेमी क्लियर के अनुसार वैज्ञानिक चिंतन प्रक्रिया के निर्देशन के लिए परिकल्पनाओं का प्रयोग करता है जब अपने अनुभवों से यह विदित होता है कि एक तथ्य अन्य तथ्यों के साथ निरंतर दिखलाई देता है, तब हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वे परस्पर संबंधित हैं और हम इस संबंध के बारे में एक परिकल्पना का प्रतिपादन करते हैं। गुड तथा हेड के अनुसार एक परिकल्पना वह बात कहती है जिसे हम अगर सोचते हैं। परिकल्पना सदैव आगे को देखती है। यह एक साध्य होती है जिसकी वैधता हेतु परीक्षण किया जाता है। यह सत्य सिद्ध हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ब्रूस डब्ल्यू टक्सन के अनुसार परिकल्पना की परिभाषा अपेक्षित घटना के रूप में की जा सकती है जो चरों के माने हुए संबंध का सामान्यीकरण होता है।
परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के संबंध का संभावित कथन होता है। यह हमेशा घोषणात्मक कथन के रूप में प्रतिपादित किया जाता है जो चरों के सामान्य या विशिष्ट को प्रकट करता है। एम वर्मा के अनुसार परिकल्पना किसी सिद्धांत का वह रूप है जिसे एक परीक्षण योग्य तर्क साध्य के रूप में लिखते हैं तथा जिसकी स्पष्ट रूप में प्रदत्तों के आधार पर या प्रयोगात्मक निरीक्षणों के आधार पर पुष्टि की जाती है। आगे हम देखते हैं परिकल्पना की प्रकृति। उपरोक्त परिभाषाओं से परिकल्पना की प्रकृति का बोध होता है, जिसे हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। इसकी प्रकृति प्रत्यात्मक होती है, जिसमें किसी भी तरह के प्रत्यात्मक तत्वों का समावेश होता है। यह शाब्दिक कथन घोषणा के रूप में होता है, जिसके शब्दों की सहायता से किसी तथ्य की अभिव्यक्ति की जाती है। यह केवल विचार ही नहीं है, अपितु इसका शाब्दिक स्वरूप भी होता है, जिसके प्रमाणों या साक्ष्यों से पुष्टि की जाती है। इसका संदर्भ बिंदु क्रियात्मक होता है। इसमें क्रियात्मक पक्ष निहित होता है, जिसका शोध में नियोजन किया जाता है। अगला, यह दो या दो से अधिक चरों का सामान्य या कारण प्रभाव संभावित संबंध प्रकट करता है। परिकल्पना भविष्य की ओर संकेत करती है। यह भविष्य की ओर केंद्रित होती है। भविष्य में इसकी पुष्टि की जाती है। इसका अतीत से संबंध नहीं होता है। यह वैज्ञानिक शोध कार्यों का आधार माना जाता है। शोध की सभी क्रियाएं परिकल्पना ही निर्धारित करती है, जिससे इनकी पुष्टि की जाती है। वैज्ञानिक शोध परिकल्पनाओं के बिना पूरे नहीं किए जा सकते। परिकल्पना की प्रकृति को समझने के लिए अन्य समानार्थी शब्दों, अवधारणा, स्वयंसिद्ध तथा तर्क साध्य का भी बोध होना चाहिए। अगला हमारा पॉइंट है परिकल्पनाओं के कार्य। एच मैकासन ने परिकल्पना के अनेक कार्यों का उल्लेख किया है, जिनमें प्रमुख है समस्या का अस्थायी समाधान होता है, जो अनुसंधानकर्ता को कार्य करने हेतु दिशा प्रदान करता है। यह शोध कार्य को विशिष्ट रूप प्रदान करता है। शोध की विशिष्ट क्रियाओं के नियोजन में सहायक होता है। प्रत्येक परिकल्पना नई परिकल्पना के प्रतिपादन में सहायक होती है। प्रत्येक परिकल्पना शोधकर्ता को एक सुनिश्चित कथन प्रस्तुत करती है, जिसकी पुष्टि से वस्तुनिष्ठ रूप में परिणामों का अर्थापन करके निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जाता है। परिकल्पना मूल समस्या से संबंधित होती है। इसकी पुष्टि से समस्या समाधान भी प्राप्त होता है या मौलिक प्रश्न का उत्तर मिलता है। चरों की स्थिति का बोध होता है। उपरोक्त परिकल्पनाओं के सभी कार्यों को 3 कार्यों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, शोध कार्य का क्षेत्र सुनिश्चित तथा सीमित होता है। दायरा सीमित होता है और क्षेत्र सुनिश्चित होता है। शोधकर्ता अपने कार्य के लिए संवेदनशील हो जाता है और उसका प्रयास वास्तविक तथा चुना हुआ व्यवस्थित होता है। परिकल्पना शोधकर्ता को प्रदत्तों के संकलन के लिए सरल साधन प्रस्तुत करता है, जिससे उसकी पुष्टि होती है। जॉर्ज जे मूले के अनुसार परिकल्पना के उद्देश्य। परिकल्पना के उद्देश्य जॉर्ज जे मूले ने स्पष्ट किए हैं। शोध के लिए दिशा प्रदान करते हैं और अवांछित साहित्य समीक्षा से बचाते हैं तथा उपयोगी प्रदत्तों के संकलन में सहायता प्रदान करते हैं। परिकल्पना शोधकर्ता को संवेदनशील बनाते हैं, जिससे वह अनावश्यक परिस्थितियों तथा प्रदत्तों के संकलन से बच जाता है और उसकी क्रियाएं चुनी हुई होती हैं। परिकल्पनाओं से शोधकर्ता को समस्या को सही रूप में समझने में सहायता मिलती है। इससे समस्या का रूप स्पष्ट हो जाता है। परिकल्पना से शोध के निष्कर्षों के प्रतिपादन में सहायता मिलती है। शोधकर्ता को दिशा प्रदान करती है, जिससे वह निर्णय करता है। चरों की स्थिति का बोध होता है। प्रमुख तथ्यों के चयन में सहायता मिलती है। निष्कर्षों को निकालने में सहायता मिलती है। परिकल्पना का महत्व। डी.बी. वैन डेलन के अनुसार परिकल्पना के अनेक महत्व बताए गए हैं, जिनका हम अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिक शोध कार्य परिकल्पना द्वारा ही किया जा सकता है। परिकल्पना समस्या तथा समाधान की मध्यस्थता करती है। परिकल्पना समस्या का संभावित समाधान देती है। परिकल्पना शोधकर्ता को निर्देशन देती है तथा उसके कार्य की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। शोध के चरों का बोध होता है। परिकल्पना समस्या का सीमांकन करती है।
शोधकर्ता समस्या के तथ्यात्मक तथा प्रत्ययात्मक तत्वों को गहन रूप में समझ सकता है। परिकल्पना तथ्यों की सार्थकता को निर्धारित करती है। परिकल्पना शोधकर्ता को रचनात्मक कार्यों के लिए निर्देशित करती है। परिकल्पना केवल शोध कार्य को दिशा ही नहीं प्रदान करती है, अपितु प्रदत्तों के संकलन के लिए आधार प्रस्तुत करती है कि किस प्रकार का उपकरण, परीक्षण तथा प्रविधियां आवश्यक हैं। परिकल्पना समुचित तथा प्रभावशाली उपकरण व प्रविधियों के चयन में सहायक होती है, जिससे अज्ञात तथ्यों का ज्ञान होता है। परिकल्पना निष्कर्षों के लिए आधार प्रदान करती है। शोध परिकल्पनाएं नए शोध कार्यों के लिए प्रोत्साहित करती है। परिकल्पना के प्रकार। परिकल्पनाएं रूप तथा संदर्भ के आधार पर कई प्रकार की होती हैं। परिकल्पना का रूप उसके कार्य के अनुसार निर्धारित किया जाता है। व्यावहारिक परिकल्पना एक ऐसे संभावित समाधान को प्रकट करती है जिसकी पुष्टि के लिए प्रमाण या प्रदत्त उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त सांख्यिकीय विश्लेषण अन्य प्रकार की परिकल्पना की आवश्यकता होती है। साधारणतः परिकल्पनाएं चार प्रकार की होती हैं: प्रश्न के रूप में, घोषित कथन के रूप में, दिशायुक्त कथन के रूप में, दिशा विहीन कथन के रूप में। इन परिकल्पनाओं का विवेचन करते हैं। प्रश्न रूप परिकल्पना। कुछ विद्वानों की यह विचारधारा है कि परिकल्पनाओं को प्रश्नों के रूप में लिखा जाना चाहिए, परंतु इस संबंध में जनसाधारण की सहमति नहीं है। एक उत्तम परिकल्पना सरलता पूर्वक प्रदत्त संकलन को प्रदर्शित करना चाहिए। वास्तव में परिकल्पना की अधिकांश परिभाषा में इस तथ्य को महत्व नहीं दिया जाता है। प्रश्न रूप परिकल्पना में विशिष्टीकरण होता है और नहीं भी होता है। इस प्रकार की परिकल्पनाओं का प्रयोग सरल शोध कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। इनका रूप इस प्रकार का होता है कि इन्हें निरस्त भी किया जा सकता है तथा स्वीकृति भी दी जा सकती है। इसका उदाहरण है, क्या पुनर्बलन के प्रारूप और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का अधिगम उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव होता है। अगली परिभाषा परिकल्पना। घोषित परिकल्पना। घोषित परिकल्पना में चरों के सहसंबंध की घोषणा की जाती है। पूर्व अपेक्षित सहसंबंध तथा चरों के अंतर के परिकल्पना घोषित कथन के रूप में विकसित की जाती है। पूर्व अपेक्षित अंतर का विश्वास उपलब्ध प्रमाणों तथा अनुभवों के आधार पर किया जाता है। इसका उदाहरण अधोलिखित है। पुनर्बलन के प्रारूप और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का अधिगम उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव होता है। इस परिकल्पना में स्वतंत्र तथा आश्रित चरों की भूमिका के संबंध में घोषणा की गई है। आश्रित चर पर सार्थक प्रभाव को प्रकट किया गया है। प्रदत्तों के आधार पर इसकी पुष्टि होती है तथा शोध का प्रारूप विकसित किया जाता है। अगली परिभाषा दिशायुक्त परिकल्पना। जब किसी संभावित समाधान को अपेक्षित दिशा में लिखा जाता है तब इसे दिशायुक्त परिकल्पना कहा जाता है। इसमें चरों के सहसंबंध को अपेक्षित रूप में प्रकट किया जाता है। इसी प्रकार चरों के अंतर को विशिष्ट रूप में लिखते हैं। इस प्रकार की परिकल्पना का विकसित करना कठिन समझा जाता है, क्योंकि अपेक्षित दिशा को प्रकट करने का पर्याप्त सैद्धांतिक आधार होना आवश्यक होता है। इसके संबंधित साहित्य की समीक्षा की सहायता ली जाती है। दिशायुक्त परिकल्पना को बिना सैद्धांतिक आधार अथवा औचित्य के वैध नहीं माना जाता है। इस प्रकार की परिकल्पना का उदाहरण है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के छात्र पुनर्बलन के निरंतर प्रक्रिया से अधिक सीखते हैं और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के छात्र पुनर्बलन के अंतर प्रक्रिया के उत्तम प्रकार से सीखते हैं। इस प्रकार की परिकल्पना का रूप कठिन है, क्योंकि शोधकर्ता को कुछ परिस्थितियां उत्पन्न करनी होती है। कुछ शोधकर्ता इस प्रकार की परिकल्पना को दोषपूर्ण बतलाते हैं कि वह शोध कार्य में वस्तुनिष्ठ नहीं रह पाता है। जो दिशा प्रकट की है उसकी किसी न किसी प्रकार की पुष्टि करना चाहता है। इसलिए आज दिशा विहीन परिकल्पना का प्रतिपादन अधिक किया जाता है। दिशा विहीन परिकल्पना, इन्हें भ्रमवश शून्य परिकल्पना भी कहते हैं। इसका प्रयोग केवल सांख्यिकी की सार्थकता के परीक्षण के लिए किया जाता है। इस प्रकार की परिकल्पना को नकारात्मक रूप में विकसित किया जाता है। चरों के सहसंबंध को नकारात्मक कथन लिखा जाता है। इसी प्रकार चरों के अंतर को भी नकारात्मक रूप में प्रकट करते हैं। इस प्रकार की परिकल्पना की विशेषता यह है कि इनके लिए कोई सैद्धांतिक आधार या औचित्य प्रस्तुत नहीं करना होता है। शोधकर्ता को वस्तुनिष्ठ भी रखती है। इनको विकसित करना अपेक्षाकृत सरल होता है।
संबंधित साहित्य समीक्षा की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसका उदाहरण है बहिर्मुखी व्यक्तित्व तथा पुनर्बलन के प्रक्रिया का अधिगम उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव नहीं होता है। सामान्य परिकल्पना शोध प्रक्रिया का द्वितीय सोपान होता है और शून्य परिकल्पना पंचम सोपान होता है। प्रदत्तों के विश्लेषण तथा सार्थकता का परीक्षण करने में शून्य परिकल्पना की सहायता ली जाती है। सामान्य परिकल्पना के आधार पर शोध के प्रारूप को विकसित किया जाता है। दोनों परिकल्पना एक दूसरे की पूरक होती हैं। शून्य परिकल्पना की पुष्टि से सामान्य परिकल्पना के संबंध में निर्णय लेने में सहायता मिलती है। अधोलिखित उदाहरण से हम स्पष्ट कर सकते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन परंपरागत शिक्षण विधि की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है। इन परिकल्पनाओं की पुष्टि हेतु शोध प्रारूप विकसित किया जाता है और इनकी पुष्टि हेतु प्रदत्तों का संकलन किया जाता है। तो आज हमने परिकल्पना की अवधारणा, अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, परिकल्पना के प्रकार का अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।